मैं हूं डॉक्टर राजाराम कानड़े, SSGM कॉलेज कोपरगांव, हिंदी विभाग सहयोगी प्राध्यापक, रईस शिक्षण संस्था सातारा। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपके सामने एक नई कविता उपस्थित करना चाहूँगा जिसका नाम है पिता के जूते और लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने। अशोक वाजपेयी जी समकालीन चर्चित कवियों में एक है। उनका जन्म 16 जनवरी 1941 में दुर्ग नामक गांव में हुआ। ये दुर्ग नामक गांव भोपाल में आ जाता है, मध्य प्रदेश में आ जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसी भोपाल में भारत भवन की स्थापना कवि ने की है। अशोक वाजपेयी जी केवल कविता करना नहीं जानते थे, वे तो उन्हें प्रशासनिक सेवा का बहुत बड़ा अनुभव था और जब वे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने भारत भवन, ये जो कला साहित्य संस्कृति का केंद्र है, उसी को स्थापित करके उसी को सुंदर बनाने का प्रयत्न वाजपेयी जी ने किया है। उन्होंने प्रेम उल्लास की दुनिया को अपनी कविता के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है और वे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। ऐसा कहा जाता है कि उनके योगदान को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार की ओर से उन्हें 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उनमें प्रमुख है दयावती मोदी शिखर सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान, भारत भारती नामक सम्मान उन्हें प्राप्त हैं। साथ ही साथ कुछ विदेशी सम्मान भी उन्हें प्राप्त हैं। तो उन्होंने लिखी हुई कविताओं में उल्लेखनीय कविता पिता के जूते हैं। दोस्तों, उन्होंने कई कविताएं लिखी है। यदि नाम उल्लेख किया जाए तो शहर अब भी संभावनाएं हैं, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से जो नहीं है, तत्पुरुष कहीं नहीं वही, घास में दुबका आकाश, दुख चिट्ठी रसा, विवक्षा कुछ रफू कुछ थी गड़े, समय के पास समय अभी कुछ और, पुरखों की परछी में धूप। इस प्रकार की उनकी कविताएं, कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने अनेक किताबों की आलोचना भी की है। कई कवियों की किताबों का संपादन कार्य भी किया है। उनके संस्मरण उल्लेखनीय है। यहाँ तक ही नहीं कि उन्होंने अनेक अनुवाद भी किए हैं। और इस प्रकार देखो, अशोक वाजपेयी जी एक मूर्धन्य आलोचक कवि, प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उन्होंने कला संस्कृति को ठीक तरह से आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है। उनके द्वारा लिखी हुई पिता के जूते नाम की कविता बुद्धि रस से ओतप्रोत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने नव रस को अच्छी तरह समझ लिया है। जैसे जैसे रसों में, रस चित्रण में, रस इस टॉपिक में अनेक विद्वानों ने आनंद लेना चाहा, रिसर्च करना चाहा और उसी के साथ साथ नव रसों की संख्या 13 रसों तक चली गई है। तो उनमें से 12वां जो रस प्रकार है वह है बुद्धि रस और 13वां रस प्रकार है वह है व्यंग्य रस। ये दोनों रस उनके रचनाओं में देखे जा सकते हैं। देखो, तो प्रस्तुत कविता का जो पठन है यह मैं करना चाहूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक पैतृक वृक्ष है नीले अनंत के किसी ढहते हुए चबूतरे के पास, छाया हुआ जड़ीन और उसके नीचे रखे हुए काले जूते, मरे हुए चमड़े के कुछ पसरे हुए जीवित पैरों के दबाव से जो अब नहीं है। पैर नहीं है और नहीं वह आदमी जो उन्हें उस कोने में रखकर चुपचाप चला गया किसी और चबूतरे पर बैठकर आगे की यात्रा तय करने के लिए। वृक्ष पर फुदकने वाली रंगीन चिड़िया अलक्ष्य करती है उन खाली जूतों को, पर रंगहीन वृक्ष डालता है अपनी किसी शाखा की पतली छाया उन पर, धूप से उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें धीरे से जताने के लिए कि उसे याद है कि वे वहाँ है। जूते कोशिश करके भी याद नहीं कर पाते उन पैरों को जो उनमें थे। अंतिम दो पंक्ति काफ़ी अर्थपूर्ण हैं। वे कहते हैं,
वे सपना देखते हैं नन्हे पैरों का, जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे, जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। इस प्रकार अशोक वाजपेयी जी ने आपके सम्मुख जो कविता पेश की है, इसे पढ़कर आपकी जो बुद्धि चेतना है, ये चेतना जागृत हो जाती है और हम विचार करने शुरू कर देते हैं। पिता के जूते में शुरू में ही उन्होंने हमें अतीत की ओर ध्यान देने के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक पैतृक वृक्ष है नीले अनंत के किसी ढहते हुए चबूतरे के पास, छाया हुआ जड़हीन और उसके नीचे रखे हुए काले जूते मरे हुए चमड़े के कुछ पसरे हुए जीवित पैरों के दबाव से जो अब नहीं है, जो अब नहीं है। देखो, कवि पर एक और छायावादी कवित्री जिसे आधुनिक मीरा कहते हैं, वेदना की रानी हमारी कवित्री महादेवी वर्मा जी के विचारों का प्रभाव है। दूसरी ओर जो प्रयोगवादी कवि है आज्ञे जी, इनके विचारों का प्रभाव है। साथ ही साथ प्रगतिशील चेतना के कवि जो निराला जी है, इनके विचारों का गहरा असर उन पर रहा है। इतना ही नहीं है तो उन्होंने अपने जीवन में एक सद्गुरु को महत्व दिया, जिसका नाम है लक्ष्मीधर आचार्य जी। लक्ष्मीधर आचार्य जी ने उन पर जो संस्कार किए हैं वे कभी मिटने वाले नहीं हैं, अमिट प्रभाव उनका रहा है। तो ये पंडित थे, बहुभाषिक थे और इनका जो उपदेश रहा है, ये उपदेश कभी कभी भूलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे सद्गुरु उन्हें मिले कि जो छात्रों को दिशा निर्देश करने में अपनी भूमिका या अपना ज्ञान व्यक्त करते थे, दिशा देने में ये एक पंडित थे। और इससे संबंधी कवि ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि सद्गुरु जो होते हैं वे छात्रों को दिशा निर्देश करने वाले होते हैं और सचमुच छात्रों का पूरा जीवन बदलने की क्षमता सद्गुरु के पास होती है और वो लक्ष्मीधर आचार्य के पास थी और इनके संपर्क में रहने का, आ जाने का सौभाग्य कवि को प्राप्त हुआ है। इसका वो जरूर नाम उल्लेख करते हैं। तो देखो कि यहाँ पैतृक वृक्ष का उल्लेख किया गया है कवि ने। जो पुराना वृक्ष होता है, दादा दादी द्वारा जिस पर सिंचन हुआ है, ऐसे जो पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ कि अब वह जड़हीन हो गया है और उसके नीचे रखे हुए काले जूते हैं जो मरे हुए चमड़े के बने हुए हैं और पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं। जीवित पैर के दबाव में आकर वे पूरी तरह फैले हुए हैं। इसी प्रकार की एक जो आकृति है, चित्र है, आपके सम्मुख रखा और हमें अतीत की ओर ले जाने का प्रयत्न कवि कर रहा है। कवि हमें निर्देश दे रहे हैं कि हमारा जो अतीत है इस प्रकार है कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो दादा दादी है वह गुजर गई है, पिताजी भी अब नहीं रहे, लेकिन हमारी भी जो चलना है, हमारा भी उसी ओर जो चलने की प्रक्रिया है, सफ़र करने की जो प्रक्रिया है, यह उसी रास्ते से हैं। इसी प्रकार की जो दिशा है या अर्थ हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमें देती है। देखो, एक पैतृक वृक्ष है नीले अनंत की किसी ढहते हुए चबूतरे के पास। चबूतरा मतलब ऊंची जगह कि जहाँ अक्सर राहगीर बैठकर अपने जो विश्राम की जो स्थिति है उसी को दिखाते हैं। मतलब यह है कि आराम करने की, विश्राम करने की वो जगह, बैठने की ऊंची जगह जो चबूतरा है उसके समीप रखे हुए काले जूते हैं जो मरे हुए चमड़े के बने हुए हैं और उसकी जो अवस्था है वह, उसके जो स्थिति है वह फैली हुई है। जीवित पैरों के दबाव में आकर वह फैले हुए, नज़रअंदाज किए हुए ऐसे ये जूते हैं। अगली कड़ी जो है कि जीवन की अस्थिरता को लेकर है। जीवन की अस्थिरता समझाने का प्रयत्न अगली कड़ी में कवि ने किया है। उन्होंने कहा है कि पैर नहीं है और नहीं वह आदमी जो उन्हें उस कोने में रखकर चुपचाप चला गया किसी और चबूतरे पर बैठकर आगे की यात्रा तय करने के लिए। यहाँ कवि ने हमें अस्थिर जीवन की
तरफ निर्देश दिया है। हमारा जीवन अस्थिर है, क्षणभंगुर है, मिटने वाला है। एक न एक दिन हमारा जीवन मर मिटने वाला है। जैसे मनुष्य ने जन्म पाया है वैसे एक दिन उसकी मौत निश्चित है। फिर भी मनुष्य अपनी संपत्ति पर, अपने शरीर पर, अपने बिरादरी पर, अपने सभी जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाओं पर नाच करता है आदमी, मनुष्य, आधुनिक मनुष्य। लेकिन कवि का ये कहना है कि यह सारा का सारा क्या है, निरर्थक है। इस बात की ओर निर्देश करते हुए कवि कहते हैं कि पैर नहीं है और नहीं वह आदमी जो उन्हें उस कोने में रखकर चुपचाप चला गया आगे की यात्रा तय करने के लिए। ये देखो कि यह जीवन जो है हमारा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक प्राणियों में जन्म लिया तो उसके मरने के बाद दूसरे प्राणी में हमें जन्म लेना पड़ता है। ये युगों युगों से चलता आ रहा है और ये हमारी जो जीवन यात्रा है ये कभी न खत्म होने वाली ये प्रक्रिया है, देखो यात्रा है। इस बात की ओर निर्देश देते हुए कवि ने राष्ट्रीय जो हमारे सामने क्षणवाद है, जो प्रयोगवादी दृष्टिकोण है, उसी को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है कि हमारा जीवन क्षण के लिए है, पल भर के लिए है। क्षणवाद में विश्वास कवियों ने दिखाया है इस प्रकार, हमारा क्षण जो जब तक हम जीवित हैं तब तक ये हमारे पल है और ये पल कभी हमें मौत की कगार तक, मौत तक ले जाएंगे, पता नहीं चलते हैं। इसी प्रकार की जो स्थिति है, इस स्थिति से हमें वाकिफ कराने के लिए कवि ने इस प्रकार की काव्य पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पैर नहीं है और नहीं वो आदमी जो उन्हें उस कोने में रखकर चुपचाप चला गया किसी और चबूतरे पर बैठकर आगे की यात्रा तय करने के लिए, आगे की यात्रा तय करने के लिए। देखो यह जो कथन है, काव्य पंक्तियाँ हैं, इतनी अनुपम है, अनूठी है, देखो कि इसका अर्थ बहुत बड़ा है, गहरा अर्थ इसमें शामिल किया गया है। देखो कि आदमी जो आगे की यात्रा तय करने के लिए निकल चुका है। हाँ, पैर नहीं है, नहीं वो आदमी कहाँ गया, तो अगली यात्रा तय करने के लिए निकल गया है। कहाँ तक गया होगा, किस दिशा की ओर गया पता नहीं है, लेकिन यहाँ से चला गया है। इसी प्रकार की ये जो अवस्था है उसी को समझाने का प्रयत्न कवि का है। तीसरी कड़ी इस रूप में है, वृक्ष पर फुदकने वाली रंगीन चिड़िया अलक्ष्य करती है, अलक्ष्य करती है। देखो उन खाली जूतों को पर रंगहीन वृक्ष डालता है अपनी किसी शाखा की पतली छाया उन पर, धूप से उन्हें बचाने के लिए नहीं, धूप से उन्हें बचाने के लिए नहीं, तो फिर किसके लिए, तो धीरे से जताने के लिए कि उसे याद है कि वे वहाँ है। देखो कि यहाँ वृक्ष पर बैठने वाली जो चिड़िया है वह रंगीन है। रंगीन से तात्पर्य ये है कि हमारे बाल बच्चे, हमारी संतान जो दिन भर के लिए काम की वजह से घर के बाहर है, जब सुबह शाम समय होने पर ये अपने नीड की तरफ, परिवार की तरफ आ जाते हैं और फिर अपना विराम लेने के बाद, अपना भोजन करने के उपरांत, आराम लेने के बाद पुनः अपनी दिनचर्या में लगे हुए रहते हैं। जैसे पंछी सुबह उड़कर अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी काम की वजह से, अपने कर्तव्य निभाने की दृष्टि से वे अपने परिवार से बाहर जाते हैं। ये जो जाना है बिल्कुल चिड़िया की भांति है, रंगीन चिड़िया का नाम कवि ने दिया है। कवि कहते हैं कि इनका भी ध्यान जूतों की तरफ नहीं है और न होना भी स्वाभाविक है। देखो तो ये इनके सामने इतनी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के बावजूद ये आपाधापी कर रहे हैं, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाने के लिए वे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपाधापी कर रहे हैं और फिर थके हारे जब वो परिवार में आ जाते हैं तो सुबह जल्दी उठकर उन्हें अपने काम में चला जाना पड़ता है। तो इनका जो नज़रअंदाज करना है परिवार की तरफ, बूढ़ों की तरफ नज़रअंदाज करना, यह
कवि ने इस रूप में जायज़ मानकर आगाह किया है, उसी को प्रकाशित किया है और कहा है कि उन खाली जूतों को रंगहीन वृक्ष डालता है अपनी किसी शाखा की पतली छाया उन पर, धूप से उन्हें बचाने के लिए नहीं। तो ये जूते हैं, उन पर छाया आ जाती है। किसकी छाया आ जाती है? तो छाया, शाखा की छाया आ जाती है। जो टहनी है, पेड़ की टहनी, वृक्ष की जो शाखाएं हैं, ये पतली है, ये जड़हीन है, बहुत पुराना वृक्ष है, कब गिर जाएगा पता नहीं है। ऐसे हालत में देखो कि इसके पत्ते भी नहीं हैं, फिर भी उस पर बसेरा करने वाली चिड़िया कुछ समय के लिए वहाँ रुकती है और फिर उड़ जाती है। तो उसका अनदेखा होना जूते की तरफ स्वाभाविक है, क्योंकि यह कोई खाने की चीज़ नहीं है, आकर्षक करने वाली चीज़ है नहीं, इसीलिए वह ध्यान कैसे देंगे। इसी प्रकार हमारे घर परिवार में अयोग्य, निरर्थक साबित होने वाले जो लोग होते हैं, उनकी तरफ अक्सर युवा पीढ़ी नज़रअंदाज करती है, अनदेखा करती है। इसे प्रकाशित करने के लिए, इस पर प्रकाश डालने की हेतु कवि ने इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है और कहा है कि वह जो टहनी है या शाखा है, ये शाखा ही दोपहर के समय में जब सूरज हमारे सर पर होता है, मस्तिष्क के ऊपर होता है और हमारे शरीर की छाया या उस टहनी की शाखा की जो छाया है, ये छाया उन जूतों पर पड़ जाती है। इसीलिए जूतों को थोड़ा सा अस्तित्व का बोध हो जाता है, पेड़ के अस्तित्व का बोध हो जाता है। प्रकृति उन्हें अपना जो पहचान है, अस्तित्व समझाने का प्रयत्न इस रूप में हो जाता है। जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है, उस वक्त की स्थिति अलग होती है, उस वक्त का आलम अलग होता है। जब दोपहर का समय होता है तो उस समय का जो आलम होता है वह अलग रहता है। और इसी प्रकार कभी कभी तूफान आ जाता है तो हवा के झोंके में ये जो छाया है इधर उधर होने की संभावना होती है। तो ये सारा प्रकृति का खेल है। स्वाभाविक प्रक्रिया पर कवि ने क्या कर दिया है, उसे सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है, समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रकृति के आधार पर यह सब चलता रहता है। तो इसी प्रकार जो अंतिम जो काव्य पंक्तियाँ इस रूप में है कि वे सपना देखते हैं नन्हे पैरों का, जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे, जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। तो इस प्रकार जूता कोशिश करके भी याद नहीं कर पाते उन पैरों को जो उनमें थे, और वे सपना देखते हैं नन्हे पैरों का, जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। मतलब ये है कि इसी प्रकार सपना देखने की जो स्थिति है जूते की, वह स्वाभाविक है। जूता आम आदमी का प्रतीक है। आम आदमी अक्सर सपने देखते हैं, अच्छे दिन की कामना या अच्छे दिन का सपना दिखाने का प्रयत्न उन्हें किया जाता है, दिखाया जाता है। राजकर्मी अक्सर वोट बैंक बढ़ाने हेतु इसी प्रकार उन्हें आश्वासित करते हैं, और आम आदमी उनके बहकावे में आकर यह मान लेते हैं कि अभी हमारे सपने जो है साकार होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन देखो कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो बड़ों के आधार में वे उनसे ओहदे तक जाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं, और उनका ध्यान आम आदमी की तरफ नहीं होता है, वे अपने वादे से मुकर भी जाते हैं। ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को प्रदर्शित करते हुए कवि ने इन दो पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। कहा है कि वे सपना देखते हैं नन्हे पैरों का, जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। कहने का मतलब यह है कि जूते हमेशा बड़े साबित होते हैं। मतलब यह है कि नन्हे पैरों का वे कामना तो करते हैं जूते, लेकिन नन्हे पैर वाले बड़े जूते क्यों खरीद लेंगे? दुकान जाने वाले लोग अच्छे जूते ही खरीद लेंगे ना। जब उनके पैरों में वे ठीक तरह से बैठ जाते हैं, योग्य होते हैं, उसी के मुताबिक ही उसका चयन होता है। देखो,
और ये चयन करने वक्त या करते समय बार बार अपनी जो स्थिति है, पैरों की जो अवस्था है या उसकी जो साइज़ है, उसी साइज़ के आधार पर जूते खरीदे जाते हैं। चलते समय, दौड़ते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसी उद्देश्य से, इसी प्रयोजन से खरीदार क्या करता है, जूते खरीद लेता है। और इस रूप में जूते यदि कामना भी करे, सपना भी देखे नन्हे पैरों का, लेकिन नन्हे पैर उनके नसीब में या उसके सामने नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार ये जो बड़े लोग होते हैं, ये बड़े लोग बड़ों के आधार पर बड़े बड़े होने की कोशिश में, शान शौकत बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। आम आदमी केवल उनकी तरफ देखता है कि कब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इन्होंने जो हमें आश्वासित किया है, सपना दिखाया है, ये सपना हमारा कब पूरा हो जाएगा, इसी सोच में आम आदमी के ये दिन बीत जाते हैं। इसी प्रकार की जो अवस्था है, इस अवस्था को भली भांति समझाने का प्रयत्न कवि ने प्रस्तुत काव्य पंक्ति में किया है। तो ये जो प्रयत्न कवि कर रहा है, इससे कुछ निष्कर्ष की बातें हमारे सम्मुख आ जाती है। और पहली जो बात है वो है मुक्ति के एहसास की। कवि ने मुक्ति के एहसास को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है, मुक्ति हर आदमी चाहता है, और उसी रूप में उसकी आपाधापी भागदौड़ होती है। देखो, तो आम आदमी भी इसी प्रकार सपना देखता है, उसी रूप में वह अपने जो कार्य हैं, अपनी जो स्थिति है, उसमें सुधार लाने की वो कोशिश करता है, और जो मुसीबत है, उलझने हैं, उसी को दूर करने हिसाब से वह आशा करता है। लेकिन देखो कि उसकी स्थिति जैसी कि वैसी दिखाई देती है, क्योंकि टूटे जूते का जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व इन्हें एक उसी रूप में रहता है। एक अस्तित्व उसका जो है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं चला जाता है। समाज के लिए वह निरर्थक बात बन जाती है। देखो, तो कवि ने प्रकृति की स्वाभाविक गति को समझाना चाहा है। स्वाभाविकता के आधार पर मनुष्य चलता है, समय के साथ साथ मनुष्य को चलना पड़ता है। और ये जो समय है, कालचक्र है, इस कालचक्र की जो स्थिति है, स्वरूप है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। शनवाद में विश्वास करके उन्होंने हमें आगाह किया है कि ये जो सपने देखने की स्थिति है, यह निरर्थक है। जूते और पैर में वैसे कोई संबंध नहीं है। पैर, जूता, ये जो संबंध है, ये केवल जब तक वह ठीक है तब तक ही उसका संबंध रहता है। जब तक पैरों के लिए वह योग्य है, उसी समय तक जूता पैर में रहता है। जब वह अयोग्य हो जाता है, जूते ढीले हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, तो देखो उसी को बाजू में फेंक दिया जाता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उसकी तरफ निरर्थक लोगों को इसी रूप में देखा जाता है, उसी को अनदेखा किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये जो रियलिटी है, इस वास्तव पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कवि ने किया है। तो इस प्रकार की एक सुंदर कविता आपके सम्मुख है, जिसमें कवि ने एक और छायावादी दृष्टि रखी है, दूसरी ओर प्रगतिशीलता समझाने का प्रयत्न किया है, और प्रयोगवादिता वृत्ति जो है यह उसमें चित्रित करने का प्रयत्न किया है। यह बुद्धि जो रस है, इस बुद्धि रस का प्रमाण प्रस्तुत कविता है। तो इस दृष्टि से वाजपेयी जी एक अमर रचनाकार है। 9 साल के बरस में उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया था। वे अपने पिताजी से बहुत डरते थे, लेकिन गुरु द्वारा निर्देशित होने पर वह मरते दम तक वह कविता करते आ रहे हैं। और देखो कि ये जो उनका प्रयत्न है अभी भी चल रहा है। उनकी जो कहने की जो स्थिति है, यह स्थिति, तो उनकी जो निडरता है, ये निडरता बहुत उल्लेखनीय है। उसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि मैं अटल जी के सामने बैठा हुआ था, और फिर अटल जी को मैंने कहा कि कुछ जो कवि है अहंकारी है और कुछ संवेदनशील कवि है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी है,
रहे हैं, तो इन्होंने उनकी ओर अलग दृष्टि से देखा तो वह तुरंत कह गए कि मेरे सामने जो आदरणीय वाजपेयी जी बैठे हुए हैं वह संवेदनशील है और मेरे जैसे कवि अहंकारी। देखो, इसी प्रकार बातों बातों में वे अपने विचारों को एक बुद्धि रस में डालकर कहने का जो उनका प्रयत्न रहा है वह काफ़ी अर्थपूर्ण रहा है। उनका प्रयत्न बेखूबी रहा है। उन्होंने यथार्थ स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए पाठक को रूबरू करने का प्रयत्न किया है। तो ऐसे मनुष्य को सलाम और आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करके यहाँ रुकना चाहूँगा। धन्यवाद।